गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 13th सितंबर और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं प्रेप पॉइंटर्स में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। मिशन मौसम के बारे में बात करेंगे। इंडिया में जो वेदर को लेके फोरकास्टिंग होती है उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये मौसम मिशन हम लोगों ने चलाया है, इसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एयर टैक्सीज को लेके पिछले काफ़ी समय से बात हो रही है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं फ्यूचर में, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। हाइड्रोजन पावर ट्रेन का प्रोजेक्ट है इंडिया में और हो सकता है अगले साल दिसंबर तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में चल भी जाएगी, उस बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। उसके अलावा द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिलीज कर दिया गया है, तो ये थोड़ा देखेंगे। मिथुन एक एनिमल है, मैमल है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या है और मिकानिया माइक्रोन्था ये बेसिकली क्या है। ये एक इन्वेजिव स्पीसी है और जो कई सारे नेशनल पार्क के अंदर बड़ा ही तेजी से ये ग्रो कर रहा है, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। चलिए, मिशन मौसम बेसिकली नो वेरी वेल के जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये जब भी किसी वेदर के इवेंट के बारे में फोरकास्ट करता है तो वो 60 से लेके 70% तक ही एक्यूरेट होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। उसके अलावा जो फोरकास्ट की जाती है वो 3 घंटे से 6 घंटे के बीच में की जाती है, आवरली बेसिस पे नहीं होती है। उसके अलावा एक्यूरेसी इस वजह से भी कम होती है क्योंकि हमारे जो फिलहाल सैटेलाइट हैं वो 12 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड ही कवर करते हैं, इससे ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। तो इस फोरकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने सिस्टम के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आपको रडार सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कंप्यूटेशनल पावर होती है कंप्यूटर की वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। उसके लिए सरकार ने अभी ये कहा है कि हम लोग 2000 करोड़ रुपीस को अलॉट करेंगे अगले 2 साल में, और ये जो इंडिया का पूरा वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट साइंस है इसको हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं। तो आईएमडी के थ्रू, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ये सब होगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, अर्थ साइंस ये प्रोजेक्ट पूरा चलाने वाली है। तो जो इंडिया में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसे अचानक से जिसे हम लोग कहते हैं भाई ये बादल फट गया है ना, क्लाउड बस्ट टाइप का कुछ हो जाता है, हीट वेव बहुत स्ट्रोंग हो जाती हैं कई बार, और अनएक्सपेक्टेडली मॉनसून के दौरान किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है जहां हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं इसके बाद। तो वो एक हमारा आइडिया यहाँ पे बेसिकली है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया, इसके अंदर इन्वॉल्व है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में जिसका इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड नेशनल सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इंडिया। तो ये कुछ एजेंसीज हैं जिसके अंडर में हम लोग काम करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो एज अ नोडल बॉडी के तौर पे यहाँ पे काम करेगी। क्या क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे बेसिकली, इस पैसे का क्या करेंगे हम लोग। एक तो जो क्लाउड सीडिंग होती है, ठीक है, क्लाउड सीडिंग मतलब आर्टिफिशियल जो रेन होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, जब कहीं पे ना बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड होते हैं, ठीक है, डेंस क्लाउड को कंट्रोल करना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि जहां पे अगर बहुत एक्सट्रीम डेंस क्लाउड हो गया तो वहां पे क्लाउड बस्ट का चांस हो जाता है और वहां से फ्लड भी आ सकता है। और एक होता है क्लाउड सीडिंग, ठीक है, जहां पे थोड़े बहुत क्लाउड होते हैं वहां पे ज्यादा क्लाउड करके रेनफॉल करवाना होता है। क्लाउड सीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डेंस क्लाउड को कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। ये सब स्टडी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो बहुत डेंस क्लाउड होते हैं ना वहाँ पे लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेनफॉल वहाँ पे होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कुछ कुछ चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो 60 वेदर रडार्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे, 15 विंड प्रोफाइलर्स एंड द 50 रेडियो सोंडर्स हम लोग डालने वाले हैं। देखिए, बहुत फर्क है। अमेरिका में वेदर फास्टिंग काफी एक्यूरेट होती है। एक तो अमेरिका में जो वेदर फोरकास्टिंग है ना वो 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में होती है, तो बड़ा आसान हो जाता है उसकी वजह से भी, राइट। दूसरा, वहां पे अपना रडार देखिए, अमेरिका में एवरी 54 किलोमीटर देर आर 160 रडार्स, मतलब हर 1 किलोमीटर के ऊपर वहां पे एक रडार आपको देखने को मिलता है। इंडिया में देर आर ओनली 54 रडार्स एवरी 32 किलोमीटर। तो अब कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि अमेरिका में वेदर इतना एक्यूरेट कैसे होगा, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो गया। और वहाँ पे हर घंटे फोरकास्टिंग होती है, हमारे यहाँ पे 6 घंटे 3 घंटे इस तरह से फोरकास्टिंग की जाती है, वो भी एक्यूरेट नहीं होती है। और जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत स्ट्रोंग है वहाँ पे, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ को जो है मेजर कर सकते हैं। तो हमको ये करना है बेसिकली, तो 12 किलोमीटर का भी हमारा रेजोल्यूशन है।
मतलब 12 किलोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, इसको 6 किलोमीटर तक लेके आना है। आवरली अपडेट हम लोग करने वाले हैं नए सिस्टम में, अभी हम 3 घंटे का करते हैं, और जो कंप्यूटर है वो हम लोग और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, जिस तरह से अमेरिका में होता है। तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट 5-10% का शायद अभी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो कुछ हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली मामला ऐसा है भाई कि इंडिया में काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी कि एयर टैक्सीज चलाएंगे। अमेरिका वगैरह में कहीं जगह पे एयर टैक्सी शुरू भी हो भी चुकी हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में हो चुकी हैं। तो हमारा जो डीजीसी है ये काफ़ी समय से इसके ऊपर बात कर रहा था कि क्या इंडिया में एयर टैक्सी चलाई जा सकती हैं। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लैंड का इशू है, और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी नहीं है, और हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है फिलहाल वो एयर टैक्सीज को कंसिडर ही नहीं करता, राइट। और एयर सेफ्टी वाला जो इशू है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिसके ऊपर टाइम टू टाइम जो है डिस्कशंस होती रहती हैं। उस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए अभी डीजीसीए का मीटिंग हुआ है, पीएम साहब भी वहाँ पे थे, इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएओ, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो इंडिया में एयर टैक्सी चलेंगी या नहीं चलेंगी उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत चल रही है बेसिकली। ठीक, अगले 2-3 साल में शायद मुंबई में या दिल्ली में कुछ कुछ एरियाज में एक्सपेरिमेंट के तौर पर एयर टैक्सी चलाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इंडियन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1944 में इसको बनाया गया था, शिकागो के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई थी, और इसका जो फिलहाल हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल के अंदर है। 193 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, और दुनिया भर में जो एयर एविएशन को लेके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेक्निकल प्रोटोकॉल्स होते हैं, एयर एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन को लेके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब जो है इसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, और मोस्टली कंट्री उसके ऊपर अग्री भी करती हैं। तो कोई खास कंट्रोवर्सी नहीं है इसको लेके, ठीक ठाक अच्छा खासा काम करती है। कुछ नया नया इनोवेशन होता है जैसे एयर टैक्सीज हो गया, तो उन सब चीज़ों को लेके भी थोड़ा बहुत ये काम करता है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उस पर्सपेक्टिव से ये एक फिजिबल, और अगर ये टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनीज के पास आ जाती है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसकी शुरू हो जाती है टैक्सीज वगैरह की, तो डेफिनेटली एक नया ब्रांच ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, साथ के साथ जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, और नए नए स्टार्टअप्स डेफिनेटली जो है वो इंडिया में इसके बाद आ सकते हैं। तो उस सेक्शन में थोड़ा सा था ये। बाकी ये इसकी एक असेंबली होती है जिसमें सभी कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर 36 जो है वो मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा एक कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके साथ मिलके भी काम करती है, जैसे WMO, ITU, WHO वगैरह के साथ मिलके काम करती है। थोड़ा थोड़ा देखना है इसके बारे में आपने, कोई बहुत ज़्यादा इसके लेंथ में नहीं जाना आपने। ठीक है, चलो। हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो ट्रायल रन शुरू हो चुका है भाई इंडिया में, और हो सकता है 2025 में इसका फाइनल ट्रायल रन शुरू होगा, और आइडिया ऐसा है कि शायद नवंबर-दिसंबर 2025 के अंदर इंडिया में पहला हाइड्रोजन ट्रेन आ सकता है। ठीक है, ये कोई नया मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपको मैं बताता चलूँ। फिलहाल जो पहले फेज़ में जो हाइड्रोजन ट्रेन होंगी, वो डीजल ट्रेन को ही हम लोग रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं बेसिकली, उनको ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली फ्यूचर में नए तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से हाइड्रोजन ट्रेन्स को बनाया भी जा सकता है। यूरोप में 1-2 जगह पे इसका ट्रायल बेसिकली शुरू भी हुआ था, और 1921 की बात है तो कार्डिनल आइलिंड ने जो है कंपनी है, उसने वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस भी की है। और इंडिया तो हाइड्रोजन सेल में काफ़ी अच्छे से काम कर ही रहा है, और हम चाहते हैं कि 2050 तक इंडिया हाइड्रोजन प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बने। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन का बेनिफिट ये होता है सबसे बड़ा, कि भाई इसमें एमिशन होता ही नहीं। ठीक है, ज़ीरो एमिशन होता है, नेट ज़ीरो एमिशन, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है। तो इसमें कोई CO2 नहीं है, कोई मीथेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है। और सरकार का ये टारगेट है कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है उसको हम लोग 2030 तक नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे। नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि भाई हम लोग ना तो CO2 को रिलीज़ करेंगे, और जो CO2 रिलीज़ करेंगे उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। मतलब हम लोग नेट फाइनल CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड नहीं करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आज से हम लोग थोड़ा स्टेप लेने शुरू करेंगे तो अगले 4-5 साल में इंडिया में बहुत सारे रूट्स के ऊपर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा सकती हैं, और ये जो एमिशन होता है रेलवे के थ्रू उसको कम किया जा सकता है। ये एक बेसिकली बेसिक सा आइडिया यहाँ पे नज़र आता है। हालांकि हाइड्रोजन
के साथ बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बात कर भी चुके हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये ना, बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल एक फ्यूल होता है। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में सेफ नहीं है। उसके अलावा जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, वाटर से हाइड्रोजन कन्वर्ट करते हैं, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, और इस समय हाइड्रोजन की डिमांड भी काफ़ी कम है मार्केट में। तो वो थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रेंट्स तो यहाँ पे बेसिकली हैं, बट फिर भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन अगर हम चलाएंगे तो बहुत चीज़ खास यहाँ पे हो जाएंगी। एक तो क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, तो क्योंकि फ्यूल सेल पे चलता है तो जो मोटर का पावर करती है, मूविंग पार्ट्स कम होने की वजह से काफ़ी शांत होती है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन्स, आवाज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती हैं। इनकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल ट्रेन और जो बैटरी पे चलती हैं, और फाइनल प्रोडक्ट है वो वाटर होता है, मैंने आपको बता ही दिया। तो साफ सुथरा एकदम बढ़िया फ्यूल है। आने वाले 20, 25, 30, 50 सालों में जब हाइड्रोजन फ्यूल की प्रोडक्शन को लेके, इसके यूसेज को लेके जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, तो आने वाले 50 सालों में आप देखना हर चीज़ हाइड्रोजन से ही रिप्लेस हो जाएगी। तो ये कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह कुछ चलेगा नहीं, सब चीज़ें हाइड्रोजन पे चलेंगी। सिर्फ यहाँ पे समय की बात है, कब वो समय आएगा। ठीक है, रिसर्च शुरू हो चुकी है, लेकिन उसमें 20 साल भी लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं। अब गवर्नमेंट उसको किस तरह से फंडिंग करती है, उसका एनकरेज करती हैं, बहुत सारे फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, है ना। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 रिलीज किया जा चुका है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिया में बहुत सारी सिटीज जो हमारे एनसीएपी के अंदर में थी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में, हमारे यहाँ पे 132 सिटीज हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत 132 सिटीज को टारगेट दिए गए थे कि भाई आपने इतना 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 अचीव करना है, PM 2.5, PM NO2 एंड ऑल दैट, वो सब टारगेट दिए गए थे। कुछ सिटी ने अचीव किया, कुछ सिटी ने अचीव नहीं किया। जो सिटी अचीव कर लेती है उन्हें अटेनमेंट सिटीज कहते हैं, जो सिटीज अचीव नहीं कर पाती हैं उन्हें नॉन अटेनमेंट सिटीज कहते हैं। तो वो उस प्रोग्राम के तहत ये टारगेट दिए गए थे। अब किस सिटी ने कितना टारगेट अचीव किया है, उसके बेसिस पे ये नया रैंकिंग हम लोगों ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू किया है। ठीक है, इसमें टीयर 1 सिटीज भी हैं, टीयर 2 सिटीज भी हैं, और टीयर 3 सिटीज भी हैं। अगर टीयर 1 सिटीज की बात करें तो दिल्ली ने परफॉर्म सबसे अच्छा किया है, उसके बाद बेंगलुरु और मुंबई, ये टीयर 1 सिटीज में अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग देखोगे ना आप, दिल्ली 11th स्टैंड उस पे है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो सूरत जो है गुजरात के अंदर, वो पहले नंबर पे यहाँ पे फिलहाल आया है। उसने पिछले 1 साल में अच्छा खासा काम किया है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो। एनसीएपी क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके अंदर शुरुआत में 102 सिटीज थी, बाद में इसको बढ़ा के 132 सिटीज कर दिया गया था 2021 में। हमारा टारगेट ये है कि भाई 2024 तक जो PM10 है, पर्टिकुलेट मैटर 10 है, उसको 20 से लेकर 30% कम करना है। ये हमारा टारगेट था 2024 तक। कौन से ईयर से, 2017 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। 2017 इज द बेस ईयर। इसको बेस मान के 2024 तक 20 से 30% PM10 के लेवल को रिड्यूस करना है। ठीक है जी, अब 2024 तो आ गया, टारगेट अचीव हुआ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अचीव नहीं हुआ, लेकिन काफी आसपास है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, इस टारगेट को 1 साल एक्सटेंड कर दिया, 25 से लेके 26 तक। अब कितना रिड्यूस करना है, 40% करना है। पहले कितना करना था, 20 से लेके 30% करना था। ये बेसिकली टारगेट है। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, लेजिस्लेशन कौन सा इन्वॉल्व है, जो एयर एक्ट है हमारे पास 1981, इसके अकॉर्डिंग, और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अलग अलग तरह की अप्रोच यहाँ पे जो है ली जाती हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना, क्लीन फ्यूल को यूज़ करना, इंडस्ट्रियल एमिशन को कम करना, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है सिटीज़ में उसको मैनेज प्रॉपर से करना, जो कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा PM10 निकलता है, उसको मैनेज करना, एफोरेस्टेशन में पेड़ पौधे लगाना, है ना, पार्क वगैरह जनरेट करना, ये सब चीज़ें इसके अंडर में आता है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का मैंने आपको बता ही दिया, जो सिटीज़ अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाती हैं अंडर NAAQS। ठीक है, तो वो सिटीज़ को बोलते हैं जो 5 सालों में टारगेट अचीव नहीं कर पाती हैं। इसमें PM10 हम लोग, और न जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ज़्यादा इसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं, थोड़ा अपने ध्यान रखना है। चलिए, ये देखिए ज़रा, ये एक थोड़ा आपको मेल बफेलो जैसा लग रहा होगा, हालांकि ये मेल बफेलो जैसा ही है बेसिकली। इसे मिथुन कहते हैं। ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर हो गए, वहाँ में ज़्यादा ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है ये, मिथुन इसको बोलते हैं। अब इसको असम के अंदर भी स्पोर्ट किया गया है, जबकि ट्रेडिशनली असम के अंदर होता नहीं है, क्योंकि ये 300 से 3000 मीटर की हाइट पे मिलता है और आसाम में कभी आया नहीं, तो चलते फिरते घूमते फिरते आ गया होगा भाई, क्या ही कर सकते हैं, है ना। जंगल वंगल कम हो गए हैं वैसे भी, तो निकल के आ गया होगा आसाम में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा न्यूज़ में था। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ बोस व्रंटलिस, थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। और लोकल जो कम्युनिटी है इसका ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, स्पेशली जब वहाँ पे शादियाँ वादियाँ होती हैं ना, मैरिज होते हैं, तो डाउरी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मीट पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज़ में ये एक वेल्थ और स्टेटस सिंबल भी है, बेसिकली सोशल स्टेटस सिंबल है। डाउरी में जो गिफ्ट वगैरह देने होता है शादी वादी में, उसमें ये दिया जाता है। और भोज मतलब जो बारात वगैरह आती हैं तो लोगों के खाने के लिए जो है मिथुन बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इसको याद रख सकते हो। ग्लोसी डार्क ब्राउन या ब्लैक कोट इसका होता है और इसके जो फीट हैं, लेग्स जो हैं वो लोअर लेग्स वो वाइट कलर की होती हैं, आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो। तो ये इसकी थोड़ी पहचान होती है, थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। हाई क्वालिटी मीट के लिए आपको ये जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं उसका भी कुछ ना कुछ यूज़ होता है। पीएम ई ड्राइव स्कीम 10,900 करोड़ रुपीज़ का जो है वो अलॉट किया गया है पैसा इस स्कीम के लिए, पीएम ई ड्राइव, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ई ड्राइव रेवोल्यूशन इन द इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। करना क्या है देश में, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके उसको इम्प्रूव करना है। जो ईवी इंडस्ट्री है हमारी उसको सेल्फ रेजिलिएंट बनाना है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करना है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे एनकरेज करना है, क्योंकि जो जो ई व्हीकल्स होते हैं वो ऑब्वियसली ग्रीन होते हैं, क्लीन होते हैं, है ना। तो जो है हमारे यहाँ पे टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, एम्बुलेंस हैं या ट्रक्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी उस पर मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करेंगे रादर देन पेट्रोल एंड डीजल, तो काफ़ी क्लीन हम लोग कर सकते हैं। तो अगर किसी को इलेक्ट्रिकल ट्रक खरीदना है मान लो, तो उसके लिए सरकार जो है सब्सिडी देगी, ठीक है। आपको अगर इलेक्ट्रिक का ट्रक खरीदना है तो आप आधार ऑथेंटिकेटेड एक वी वाउचर आपको मिल जाएगा, आप उसको जाके कंपनी में दिखाइए और आपको बहुत जल्दी उस ट्रक की डिलीवरी भी हो जाएगी। इसी तरह से एम्बुलेंस में भी है, 500 करोड़ रुपए की सरकार सब्सिडी दे रही है कुल मिला के। तो ये कुछ कुछ सरकार को करने का आइडिया है बेसिकली। और ऐसे लोग जिनके पास पहले से इलेक्ट्रिकल व्हीकल था, अगर वो स्क्रैप कर देते हैं अपने पुराने व्हीकल को, ठीक है, जैसे कोई बस हुआ या ट्रक हुआ, जब वो लेने जाएंगे नया इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो उनको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी बेसिकली, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा इसमें देख सकते हो। चलिए, मिकैनिया माइक्रेंथिया, ये देखिए जरा क्या है ये। तो ये बेसिकली क्रीपर है जिसे बेल बोलते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ती रहती है, ठीक है। लेकिन ये इंडिया का नेटिव नहीं है भाई, ये अमेरिका वगैरह से आया है। और जब ये हमारे यहाँ पे जंगलों में आ गया ना, तो ये भयंकर तरीके से फैलता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है इसकी, ठीक है। मिकेनिया मैक्रांथे याद रखना है, इन्वेजिव स्पीसीज है और इन्वेजिव स्पीसीज की लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में इस समय जो सबसे खतरनाक इन्वेजिव स्पीसीज है उनमें से लंटाना कमारा, सेना स्पेक्टिबलिस, वोटर हियांसिथ, ये 3 टॉप पे हैं। यूजली क्या होता है, जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भद्रा टाइगर रिजर्व की, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, यूजली यहाँ पे बैम्बू वगैरह होता था, लोकल घास होती है, तो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है, हर्बीवोर्स होते हैं, वो घास वास खाते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो इसको तो नहीं खाते क्योंकि उनके लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे बेचारे, इसको तो खाएंगे नहीं, तो वो गाँव में जाएंगे, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होगा, लोग उनको मारेंगे, हंट करेंगे, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये इश्यूज जो है वहाँ पे इस समय हो रहे हैं। और ये जो टाइगर रिजर्व के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि इसके बारे में हम लोग कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर सरकार ने फंडिंग को कट कर दिया है। जितना पैसा इनको मिलना चाहिए तो उसका आधा भी नहीं मिला है, तो भी हम लोग क्या कर सकें, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि स्टाफ की सैलरी भी नहीं हम लोग दे पा रहे हैं और इस वीड को निकालना तो दूर की बात है। तो वो कुछ कुछ इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और इसके कई सारे नाम होते हैं, माइल ए मिनट वाइन, बेटर वाइन, क्लाइंबिंग हेम्प वाइन, अमेरिकन रोप वगैरह कई नाम से जाना जाता है। तो यूपीएससी में आपको किसी नाम से पूछ सकता है। और ये ह्यूमिड रीजन्स में होता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट इसको है नहीं, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल सोल के अंदर भी आपको हो सकता है ये। विंड वगैरह के थ्रू इसके जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं
हालाँकि टाइगर रिज़र्व के आस-पास गाँव में ये पहले से पाया जाता था, लेकिन कम क्वांटिटी में। हालाँकि लोग निकाल देते हैं, अपने हाथ से निकाल देते हैं और पेस्टिसाइड भी कर देते हैं लोग, लेकिन जंगलों में तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं ना। तो ये जब जंगलों में आया, तो वहाँ से बहुत तेज़ी से फैलना इसने शुरू कर दिया। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये यूजुअली ट्रेडिशनली पाया जाता है, ठीक है? तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा आप इसको याद रख सकते हो। बाकी इसमें कुछ इतनी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होती है और जो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कर्नाटक में पड़ती है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको टाइगर रिज़र्व का स्टेटस भी दिया हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपने इसको याद रखना है, ठीक है? आज फ्राइडे का दिन है, सैटरडे को हमारी करंट अफ़ेयर की क्लासेस होती हैं, वीकली करंट अफ़ेयर क्लास जिसमें पूरे वीक का प्रीलिम्स और मेंस का करंट अफ़ेयर्स मैं कवर करवाता हूँ आपको। मेंस वाले टॉपिक की इन डेप्थ एनालिसिस आपको करवाई जाती है। आप उसको भी जॉइन कर सकते हो क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके हर वीक, हर दिन आप थोड़ा-थोड़ा करंट अफ़ेयर करोगे ना तो 1.5-2 साल में का करंट अफ़ेयर जो यूपीएससी पूछता है अल्टीमेटली उसके ऊपर अच्छी खासी कमांड आपकी हो जाती है। आप बेटर तरीके से आंसर लिख सकते हो, प्रीलिम्स में आप क्वेश्चंस को बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये नंबर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके जॉइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।